हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। खुली बाहों, तहदिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। क्लास का शुभारंभ कुछ पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूँगा कि बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा, ये तो केवल आपका भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो बिल्कुल एकदम मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए और फिर आप क्लास को अटेंड करो। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए तो बिल्कुल आप उसका कमेंट करो और मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी को जियो। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स, जिसमें अपन लेक्चर 4 लेकर के आने वाले हैं और यूनिट 4 अपना चैप्टर 9 जैसा कि चल रहा है। अभी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, और अभी तो यार इशू बहुत ही आ रहे हैं, जब से सेटअप को अपग्रेड किया है तो कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं। और ये क्लास वैसे मैंने बना दी, बट किसी टेक्निकल इशू की वजह से और वो फोकस एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, तो मेरे को ये क्लास भी दोबारा बनानी पड़ रही है। ये लेक्चर नंबर 3 और 4 ये मतलब मेरे तरफ से रिवाइज होकर के आ रहा है। मतलब मान के चलिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कंटेंट आपको मिले हैं, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इसमें और अपना संरक्षण नियम चल रहा था मेरे ख्याल से, और संरक्षण नियम में आवेश संरक्षण नियम हो गया, बेरियन संख्या संरक्षण नियम हो गया, इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम हो गया। अब अपन उसका चौथा संरक्षण नियम है, वो है संवेग संरक्षण नियम। हेडिंग डाल लो, संवेग संरक्षण नियम, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या पढ़ेंगे भाई आज अपना चौथा कंजर्वेशन लॉ, फोर्थ कंजर्वेशन लॉ है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। क्या होता है, कैसे अपन को इसे अध्ययन करना है और कितना शानदार है, बहुत ही शानदार है। पहली बात तो है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ का मतलब है कि रिएक्शन से पहले टोटल मोमेंटम रिएक्शन के पश्चात टोटल मोमेंटम के तुल्य हो। अभिक्रिया से पूर्व कुल संवेग का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल समय के तुल्य हो, तो उस संरक्षण नियम को अपन बोलते हैं संवेग संरक्षण नियम। जैसा कि आप सभी को पता है, संरक्षण नियम का मतलब ही क्या है, अभिक्रिया से पहले की वैल्यू अभिक्रिया के पश्चात वैल्यू के तुल्य हो, तो उसे अपन बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ। उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, कंजर्वेशन लॉ बोलते हैं। तो पहली बात तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि वास्तविकता में कंजर्वेशन लॉ होता क्या है, फिर तो बाकी की चीजें धीरे धीरे चलती चली जाएंगी। अब सुनो ध्यान से, अब मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ का मतलब है रिएक्शन से पहले जो टोटल मोमेंटम है रिएक्शन के पश्चात टोटल मोमेंटम के तुल्य होगा। अब मोमेंटम का मतलब क्या हुआ सर, P = mv होता है, यही होता है ना। अब देखो ध्यान से सुनो, जैसे मैं कोई रिएक्शन ले रहा हूँ, अभी अपन बात कर रहे हैं पार्टिकल फिजिक्स की, तो मान के चले मैंने कोई पार्टिकल ले लिया पाई माइनस, और पाई माइनस टूट रहा है म्यू माइनस प्लस एंटी जो न्यूट्रिनो है और इसका एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल ले लिया। भाई रिएक्शन से पहले अपना पाई माइनस किस में होगा, तो आप कहोगे सर रेस्ट स्टेट में होगा। अरे भाई विराम अवस्था में होगा, रिएक्शन के पश्चात वो कुछ ना कुछ गति करेगा। रिएक्शन से पहले तो अपना पार्टिकल विराम अवस्था में होगा, बाद में रिएक्शन उससे कुछ कराने के बाद में वो मूवमेंट करेगा। तो देखो रेस्ट अवस्था में किसी भी पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है P माइनस P, जो अपना मोमेंटम है पाई माइनस क्या है अपना पार्टिकल है, तो इसका रेस्ट अवस्था में मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का लेके चलिएगा, किसी भी पार्टिकल का रेस्ट अवस्था में जो मोमेंटम होता है, जो संवेग होता है वो 0 होता है। अरे भाई विराम अवस्था में कोई भी पार्टिकल आप लेके चलिएगा उसका मोमेंटम तो 0 ही आना है। मतलब अगर मान के चलिए ये समीकरण, ये इक्वेशन अगर संवेग संरक्षण नियम की पालना करेगी, तो इस वाले पार्टिकल्स का मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा। तब जाकर के अपन बोलेंगे संवेग संरक्षण नियम लागू हो रहा है। तो भाई इसमें भी आप करो P म्यू माइनस प्लस में और P न्यू म्यू प्लस में P और न्यू म्यू, इसका बार है और ये भी क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाना है। जो 0 हो जाएगा तो मतलब रिएक्शन से पहले का टोटल मोमेंटम रिएक्शन के पश्चात टोटल मोमेंटम के क्या होने वाला है, तुल्य होने वाला है। होपफुली ये बात आपको समझ में आई। तो लिखो भाई इसमें जल्दी से संवेग संरक्षण नियम, हेडिंग डाली, इसमें लिखो इस नियम के अनुसार अभिक्रिया से पहले कुल संवेग का मान, अभिक्रिया से पहले कुल संवेग का मान
अभिक्रिया के पश्चात कुल समय के तुल्य हो, अभिक्रिया के पश्चात कुल समय के तुल्य हो तो उसे संवेग संरक्षण नियम कहते हैं, तो उसे संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। तो उसे क्या बोल देंगे मेरे भाई? संवेग संरक्षण नियम बोल देंगे। तो उसे संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? और एग्जाम्पल ये लिख लो भाई, नीचे रिएक्शन लिख लो ताकि आपको समझ में रहे। और जल्दी से भाई, ठीक है, लिख ली जल्दी से, फटाक से। 1 2 3 लिख लिया होगा होपफुली। अब देखिएगा, अभी अपन जो पढ़ेंगे 5 नंबर पे, वो मैं बताऊं आपको, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो, कोणीय संवेग संरक्षण नियम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो, कोणीय संवेग संरक्षण नियम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो, बात चल रही है कंजर्वेशन लो की, मतलब रिएक्शन से पहले टोटल एंगुलर मोमेंटम रिएक्शन के पश्चात टोटल एंगुलर मोमेंटम के तुल्य होगा। अर्थात अभिक्रिया से पूर्व कुल कोणीय समय का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल कोणीय समय के मान के तुल्य हो तो उसे अपन बोल देंगे कोणीय संवेग संरक्षण नियम। ठीक है, अब इसमें भी मान के चलेगा, जैसे मैं एक पार्टिकल ले लेता हूं, कायोन पार्टिकल, जो कि दो पार्टिकल्स पाई माइनस और पाई प्लस या फिर पाई जीरो किसी में भी टूट जाएगा, ये पाई माइनस और पाई प्लस में टूट गया मान के चलिएगा। अब ये दो पार्टिकल्स में टूटा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जे होता है, और जे के प्लस मान के चलिए क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम भी भाई रेस्ट अवस्था में है अपना पार्टिकल, और पार्टिकल रेस्ट अवस्था में होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम दोनों ही शून्य होंगे। अब पार्टिकल रेस्ट अवस्था में है और इसका एंगुलर मोमेंटम की अगर ये पालना करेगा तो रिएक्शन के पश्चात जो पार्टिकल्स आएंगे, जे पाई माइनस प्लस में जे पाई प्लस, ये भी क्या होने वाला है? शून्य होने वाला है। अर्थात अपन बोल सकते हैं जे पाई माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? जे पाई प्लस। ये जो वैल्यू आई वो आई अपनी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो की। ठीक है, तो लिख लो, अभिक्रिया से पूर्व कुल कोणीय समय का मान, अभिक्रिया से पूर्व कुल कोणीय समय का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल कोणीय समय के मान के तुल्य हो। अभिक्रिया से पूर्व कुल कोणीय समय का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल कोणीय समय के मान के तुल्य हो तो उस संरक्षण नियम को, ऐसा लिख लो, तो उस संरक्षण नियम को कोणीय संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। तो उस संरक्षण नियम को कोणीय संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे, और ये वाला लिख लो कि मतलब ये वाला जीरो होगा तो रिएक्शन के बाद के जो पार्टिकल्स होगा उसका वैल्यू भी जीरो होगा। लिख लो जल्दी से। और 6 नंबर पे बच गया अपना एनर्जी कंजर्वेशन लो, होपफुली लिख लिया होगा। सिक्स नंबर पे क्या रह गया अपना? एनर्जी। 6 वाला टॉपिक लिखो, एनर्जी कंजर्वेशन लो, ऊर्जा संरक्षण नियम, एनर्जी कंजर्वेशन लो, ऊर्जा संरक्षण नियम। देखो भाई, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन लो क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर थर्ड नंबर की जो कोई पॉसिबिलिटी बनती, थर्ड नंबर की जो पॉसिबिलिटी बनती है, अगर आप कंजर्वेशन लो, यथार्थ कंजर्वेशन लो, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लो से अगर अगला क्वेश्चन पूछेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी या तो वो बैरियर नंबर कंजर्वेशन से पूछे या वो लेप्टोन नंबर कंजर्वेशन से पूछे। सेकेंड नंबर की प्रायोरिटी अपना एनर्जी कंजर्वेशन लो लेके चलता है। अगर 10 ने पूंछ उठा रखा हो तो उस कंडीशन में वो किसी भी एक कंजर्वेशन लो को उठा लेगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। लेकिन मान के चलेगा अगर कंसेप्ट वाइज अगला पूछता है तो इनका एग्जाम में आने की संभावना अधिक होती है।
तो चलेगा। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होगा? तो सबसे पहली बात है कि अभिक्रिया से पूर्व कुल एनर्जी का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल एनर्जी के तुल्य हो। अभिक्रिया से पूर्व कुल ऊर्जा का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल ऊर्जा के मान के तुल्य हो तो उस संरक्षण नियम को ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं। उस संरक्षण नियम को क्या बोलेंगे मेरे भाई? ऊर्जा संरक्षण नियम बोलेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बोलेंगे। ठीक है, अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में बस इतना ही है, तो एक बार आप हेडिंग डाल लो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ और उसमें लिखो इस संरक्षण नियम के अनुसार अभिक्रिया से पूर्व कुल ऊर्जा का मान, इस संरक्षण नियम के अनुसार अभिक्रिया से पूर्व कुल ऊर्जा का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल ऊर्जा के मान के तुल्य होता है। अभिक्रिया के पश्चात कुल ऊर्जा के मान के तुल्य होता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसमें अपन एक नोट देख लें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट में अपन कुछ एनर्जी की वैल्यूज को देखेंगे। एनर्जी की वैल्यूज के कारण ही एनर्जी जो कंजर्वेशन लॉ है वो इंपॉर्टेंट होता है। एनर्जी की जो अभी वैल्यूज लिखने वाला हूँ और उन वैल्यूज के इर्द गिर्द एक एग्जाम्पल्स बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा और उससे अपना एनर्जी कंजर्वेशन लॉ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से सुनना। नोट में मैं लिख रहा हूँ जैसे न्यूट्रॉन का स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा, न्यूट्रॉन की स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, बात कर रहे हैं अपन रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें जिसे अपन लिखते हैं mc²। भाई E इक्वल टू क्या होता है? mc² होता है। बात न्यूट्रॉन की कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा? mn आ जाएगा। तो mnc² की अपन बात कर रहे हैं। mnc² का वैल्यू होता है जो कि बिल्कुल और कैलकुलेटिव वैल्यू है, वो होती है 939.565 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये क्या है? न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है। ठीक इसी प्रकार से अपन बात करें प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी की मैं अगर बात करूं तो उसे अपन लिखेंगे mp(c²). बात प्रोटॉन की कर रहे हैं तो 938.272 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी होती है। और ठीक इसी प्रकार से अपन बात करें इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी की, तो इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है मेरे भाई वो है 0.511 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये क्या होने वाली है? वैसे ये वैल्यू आपको दी हुई आएंगी क्वेश्चन में, मान के चलेगा। अगर कुछ दशा ने पूछ उठा रखा हो या कुछ अलग कारणों की वजह से कभी वैल्यूज ना दी हो या फिर थोड़ा अपन के माइंड में रहे तो थोड़ा क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाए, जो भी कुछ चीज़ें रहेंगी उसमें आएंगी तो आप नोट लगा के बिल्कुल आपका थोड़ा माइंड में रहना चाहिए। बल्कि क्वेश्चन में जहाँ तक हो सके अगला सी की वैल्यू भी दे करके आता है, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, प्रकाश की जो तीव्रता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये वैल्यू भी अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोष्टक में लिख के देता है, तो ये वैल्यू तो देगा ही देगा। लेकिन फिर भी मान के चलो कभी ऐसी कंडीशन बने कि अगला ये नहीं दे तो उस कंडीशन में तो जल्दी से इन तीनों को नोट डाउन कर लो भाई, जल्दी से फटाक से। और इसके बेसिस पे और अपन एक एग्जाम्पल ले लें। ध्यान से जल्दी से फटाक से एक बार इसको नोट डाउन कर लिया, होपफुली कर लिया होगा जल्दी से। और नोट डाउन करने में भी वक्त मत लगाया करो, क्योंकि नोट डाउन करने में फिर थोड़ा ऐसा ही रहता है। नोट डाउन तो फटाफट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अपन बात किसकी करेंगे? एग्जाम्पल्स के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। और एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है एक न्यूट्रॉन जो कि आगे चल करके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में, किसका न्यूट्रिनो ले रखा है इसने? इलेक्ट्रॉन का ही ले रखा है। और प्लस में दिया है के, तो पूछा है के का वैल्यू क्या होगा। कुछ इस प्रकार से इसने क्वेश्चन दे दिया। और क्वेश्चन ये दे दिया कि भाई न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की रिएक्शन अपन ने कराई, कुछ ये पार्टिकल्स अपन को प्राप्त हो गए और उसमें आपको के दे दिया गया, साथ में के कोई कांस्टेंट राशि प्राप्त हुई। इस कांस्टेंट राशि का वैल्यू कितना होगा?
इस कांस्टेंट राशि का वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो लॉ लागू होगा, यहाँ पे जो लॉ लगेगा वो है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। कौन सा लॉ लगेगा मेरे भाई? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगेगा। पतला चदर का या मोटा लॉ नहीं लगेगा। यहाँ पे अपन नियम की बात कर रहे हैं और नियम कौन सा लगेगा? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। फटाक से भाई, न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? मैं En लिख दूं? अरे भाई mc² न लिख करके मैं En भी तो लिख सकता हूं ना मेरे भाई। ये तो आइंस्टीन का समीकरण होता है, इक्वल टू mc², तो En लिख रहा हूं। और न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है? तो आप बोलोगे सर 939.56 होता है। अरे 565 होता है, तो मैं 2 पॉइंटों तक ही ले रहा हूं और मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। अब देखो यहां पे इन तीनों की रेस्ट मास एनर्जी को मैं ई मान लूं और तीनों का एक साथ वैल्यू कैलकुलेट कर ले, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए बस इसलिए। यहां पे आपको एक शब्द दिया गया न्यूट्रिनो और उसके साथ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ो, पहली बात तो यह है कि न्यूट्रिनो जहां पे आपको नजर आ जाए या फोटोन जहां पे आपको नजर आ जाए, इन दोनों की रेस्ट मास एनर्जी है वो 0 होती है। जहां कहीं भी आपको न्यूट्रिनो, फिर कौन सा पार्टिकल न्यूट्रिनो का, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया गया है, प्रोटॉन दे देगा, न्यूट्रॉन दे देगा, कोई सा भी जो ना मेरे भाई। यहाँ पे अगर बात करें अपन न्यूट्रिनो की या बात करें फोटोन की, तो इनकी जो रेस्ट मास एनर्जी होने वाली है मेरे भाई वो होने वाली है 0। इनकी रेस्ट मास एनर्जी, अक्सर ये एक पंक्ति आप कहीं पे ऊपर कहीं भी लिख लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि न्यूट्रिनो और फोटोन की रेस्ट मास एनर्जी है वो 0 होती है, उसका स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा 0 रहती है। अब मेरे भाई सुनना ध्यान से, मैं E को ले रहा हूं जो कि इन तीनों की टोटल एनर्जी को दर्शाएगा। प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी EP कितनी होगी मेरे भाई? प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी आप बोलोगे 938.27, 272 होता है, मैं 0.2 तक ही ले रहा हूं, आगे की वैल्यू अपन देखेंगे। प्लस में इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी 0.11 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, तो 0.11 हो गया मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, तो अपन को सबको बताइए। अब देखो न्यूट्रिनो की मैं क्या बोल रहा हूँ 0 और प्लस में क्या आ गया? K आ गया। अब सुनो ध्यान से, लेकिन फिलहाल के लिए अपन K नहीं ले रहे हैं, अभी अपन इन तीनों को E मान रहे हैं और इसका वैल्यू मेरे को बताओ। तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान से देखो और इसको भी 2 पॉइंट तक की ले लो। तो ये क्या हो गया? 7857 और 938, ये हो गया। ये अपना टोटल E का वैल्यू हो गया। यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? En, और En से क्या दिया गया है? En इक्वल टू क्या दिया गया है? E प्लस K, यही दिया गया है। En का वैल्यू 939.56 इक्वल टू क्या दिया गया है मेरे भाई? 938.78 प्लस में K, पक्षांतरण करो, 939.56 माइनस क्या करोगे? 938.78, तो K का वैल्यू मेरे भाई यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 6 8, तो 8 और 14 है तो 7, तो और आगे 0, तो 0.78 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इसकी वैल्यू आ जाने वाली है। जल्दी से फटाक से इस चीज़ को नोट डाउन कर लो मेरे भाई, जल्दी से फटाक से, और इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। एक बार मैं देख लो विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल विजिबिलिटी एकदम झक्कास क्लियरली आ पा रही है, कोई प्रॉब्लम विजिबिलिटी में नहीं है। ये तो क्या पता कल ही कैसे आ रही है, आज 2 दिन हो गए यार, परेशान करके रखा है। अब देखो जल्दी से फटाक से भाई इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़े और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को अपन कवर करें जल्दी से भाई, ठीक है? तो होपफुली आपने और नोट डाउन कर लिया होगा, मान के चल रहा हूँ, हटा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, अब अपन पढ़ने वाले हैं अपना यथार्थ कंजर्वेशन लॉ कंप्लीट हो गया। अब अगला कंजर्वेशन लॉ होगा वो कौन सा होगा? सन्निकटन कंजर्वेशन लॉ, सन्निकटन संरक्षण नियम। ध्यान से सुनना, मैंने संरक्षण नियम आपको पढ़ाया। संरक्षण नियम में 2 पार्ट आपको बताए थे, यथार्थ संरक्षण नियम और सन्निकटन संरक्षण नियम।
यथार्थ संरक्षण नियम के 5 संरक्षण नियम थे। लेप्टोन नंबर कंजर्वेशन लॉ, बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। इस प्रकार से 5 कंजर्वेशन लॉ थे जो अपन ने जाने, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से अपन ने जाने। आज अपन बात करने वाले हैं अभी सन्निकटन संरक्षण नियम की, जिसमें भी कुल अपने वहां पे तो 6 कंजर्वेशन लॉ हो गए ना भाई, 6 हो गए। अब इसमें केवल और केवल 5 कंजर्वेशन लॉ चलेंगे। सन्निकटन संरक्षण नियम क्या होता है? जो केवल और केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए लागू हो, वो संरक्षण नियम जो केवल और केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए लागू हो। जबकि अपन ने जो पहले पढ़ा यथार्थ संरक्षण नियम, उस यथार्थ संरक्षण नियम क्या बोल रहा था कि ये पूर्ण रूप से सभी अभिक्रियाओं के लिए लागू हो रहा था। यथार्थ संरक्षण नियम दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं के लिए भी ठीक प्रकार से लागू हो रहा था, प्रबल अभिक्रियाओं के लिए भी, प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए भी ठीक प्रकार से लागू हो रहा था। मतलब सबके लिए सिमिलरली पूर्ण रूप से वो लागू हो रहा था। तो उसको अपन बोल रहे थे एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ। आपने देखा भी कि लेप्टोन पार्टिकल्स भी आ रहे थे, उसमें हेड्रोन पार्टिकल्स भी आ रहे थे। लेप्टोन पार्टिकल जो कि वीक इंट्रैक्शन के द्वारा बने होते हैं, हेड्रोन पार्टिकल्स जो कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के कारण बने होते हैं। तो सब पार्टिकल्स बहुत ही आसानी से, बहुत ही और दोनों में आ रहे थे। लेकिन अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं सन्निकटन संरक्षण नियम, कौन सा पढ़ेंगे मेरे भाई? सन्निकटन संरक्षण नियम। और इस सन्निकटन संरक्षण नियम में केवल और केवल आपको हेड्रोन पार्टिकल्स नजर आएंगे। लेप्टोन पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, टो, म्यू ऐसा कोई पार्टिकल आपको नजर नहीं आने वाला, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये केवल और केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए ही ये लागू होता है, उन्हें ही ये फॉलो करता है। तो सन्निकटन संरक्षण नियम केवल और केवल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ही आएंगे। इसमें स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के कारण जो पार्टिकल्स आएंगे वो ही पार्टिकल आएंगे। और इसमें हेड्रोन पार्टिकल आते हैं। हेड्रोन पार्टिकल में कुल 2 प्रकार के पार्टिकल्स आते हैं, मेसोन और बेरियन। मेसोन के 3 सदस्य हैं, फिर कायोन, पायोन और ईटा, फिर उनके भी आगे सदस्य हैं। और बेरियन की अगर अपन बात करें तो उसमें 2 सदस्य होते हैं, एक तो न्यूक्लियन होता है और एक हाइप्रोन होता है जो कि न्यूक्लियन से भारी होता है। न्यूक्लियन नाभिक में पाए जाने वाले कणों को बोलते हैं। हाइप्रोन में फिर 2 प्रकार के सदस्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं मेरे भाई? हाइप्रोन में 2 प्रकार के नहीं, 4 सदस्य उसमें आते हैं, सिग्मा, लैम्बडा, ओमेगा और कोस्टेडिया काइजाई, जो अपन उसको तीनों रूपों में बोलते हैं। अब देखो इसमें केवल और केवल कौन सा पार्टिकल आएगा? हेड्रोन पार्टिकल। ठीक है, तो सन्निकटन संरक्षण नियम का मतलब ही हो गया केवल और केवल हेड्रोन पार्टिकल्स आएंगे, इसमें केवल और केवल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन लागू होंगी। तो लिख लो एक बार मेरे भाई इसकी परिभाषा। सन्निकटन संरक्षण नियम हेडिंग डाल ली, इसमें लिखो वह संरक्षण नियम जो केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए लागू हो। वह संरक्षण नियम जो केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए लागू हो उसे सन्निकटन संरक्षण नियम कहते हैं। उसे सन्निकटन संरक्षण नियम कहते हैं। और ये निम्न प्रकार के होते हैं, इसमें निम्न प्रकार के संरक्षण नियम आएंगे। यह निम्न प्रकार का होता है और उसमें भाई 5 संरक्षण नियम अपने आते हैं। सबसे पहला आ गया संभारिक प्रचक्रण। लिख लो ये संभारिक प्रचक्रण संरक्षण नियम, 5 के 5 लिख लो भाई, ये 5 अपन को इसमें पढ़ने हैं। सेकंड वाला आ गया संभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक, या इसको अपन बोलते हैं I3 संरक्षण नियम। इसको अपन क्या बोलते हैं? I3 संरक्षण नियम भी इसे बोला जाता है। और 3rd नंबर पे आ गया विचित्रता संरक्षण नियम। 4th नंबर पे आ गया आवेश संयुग्मन समिति संरक्षण नियम, आवेश संयुग्मन समिति संरक्षण नियम। और 5 नंबर पे अपना जो आएगा वो आएगा पेरिटी संरक्षण नियम। 5 नंबर पे कौन सा आएगा मेरे भाई? पेरिटी संरक्षण नियम।
जिस प्रकार से अपन ने यथार्थ संरक्षण नियम में कुल 6 प्रकार के संरक्षण नियमों को, कंजर्वेशन लॉ को डिटेयली डिस्कशन किया था, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी सन्निकटन संरक्षण नियम में अपन इन 5 को डिटेयली डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन जानना जरूरी है। तो अब देखो, सबसे पहले अपन जान लेते हैं संभारिक प्रचक्रण नियम को। 5 को लिख लिया। अभी अपन जानते हैं सिर्फ और सिर्फ संभारिक प्रचक्रण नियम को। संभारिक प्रचक्रण संरक्षण नियम क्या होता है? बात करें अगर कंजर्वेशन लॉ की, तो अपने जो बिफोर कोलिजन टोटल वैल्यू ऑफ आइसोस्पिन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल वैल्यू ऑफ आइसोस्पिन। मतलब अभिक्रिया से पूर्व कुल संभारिक प्रचक्रण का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल संभारिक प्रचक्रण के तुल्य हो तो उसे अपन बोलते हैं संभारिक प्रचक्रण संरक्षण नियम। जैसा कि संरक्षण नियम का तो मान ही वही होगा, तो संरक्षण नियम का कभी भी आपको डेफिनेशन देना हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से कंसेप्ट दिमाग में बैठा लो। अभिक्रिया से पूर्व का कुल टोटल वैल्यू अभिक्रिया के पश्चात कुल टोटल वैल्यू के तुल्य होना चाहिए, वहां पे इसका मतलब कंजर्वेशन लॉ लागू होगा। ठीक है, अब बात करें संभारिक प्रचक्रण की, तो ये क्या होता है? ये तो चलो ठीक है, संरक्षण नियम तो अपन ने देख लिया, वो तो कंसेप्ट हमारे बैठा हुआ है, एग्जैक्ट जो कंजर्वेशन लॉ अपन ने पढ़ा था उसमें ही अपन ने ये सीख लिया था। लेकिन सर संभारिक प्रचक्रण क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। संभारिक प्रचक्रण जिस प्रकार से, आपको एक एग्जांपल दूं, जिस प्रकार से आपने आइसोस्पिन नहीं, अपन ने क्या पढ़ा? सारणी पढ़ी, जो पार्टिकल्स की अपन ने सारणी पढ़ी, जिसमें अपन ने इंटरेक्शन को 2 भागों में बांटा था, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन एंड वीक इंट्रैक्शन, और उसके अंतर्गत जो पार्टिकल्स आए थे और आने वाले 2 लेक्चर में वो कितने महत्वपूर्ण हुए, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में अपन ने पार्टिकल्स सारणी पढ़ी, पार्टिकल्स टेबल पढ़ी, वो पार्टिकल्स टेबल आने वाले लेक्चर 2 और 3 में कितनी महत्वपूर्ण रही वो तो आपको खुद को पता चल पा रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से मान के चलिएगा उन आने वाले आगामी लेक्चर को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझना है, तो इस प्रचक्रण को समझ लेना मेरे भाई, इस संभारिक प्रचक्रण को, आइसोस्पिन को समझ लेना। सर ये आइसोस्पिन क्या होता है? अब ध्यान से सुनना। आइसोस्पिन यह है कि कणों की भौक अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एक क्वांटम संख्या परिभाषित की गई और उसे ही अपन बोलते हैं आइसोस्पिन। सर ये कणों की भौक अवधारणा क्या हुई? समझ नहीं आया थोड़ा? ठीक है, समझो, ध्यान से समझो। कणों की भौक अवधारणा का मतलब है कि अपने पार्टिकल्स में 3 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। अपने पार्टिकल्स में जो सदस्यों के आधार पर अपन देखें तो सिंगलेट पार्टिकल्स भी होते हैं, डबलेट पार्टिकल्स भी होते हैं, ट्रिपलेट पार्टिकल्स भी होते हैं। सिंगलेट पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, जिसमें ऐसे कोई पार्टिकल जिसमें केवल और केवल एक ही सदस्य हो, जैसे बात करें ईटा की, तो ईटा में केवल और केवल ईटा नोट एक ही सदस्य है। जैसे मैं बात करूं लैम्बडा पार्टिकल की, तो उसमें केवल और केवल लैम्बडा 0 सदस्य है। बात करूं मैं ओमेगा की, तो उसमें केवल और केवल ओमेगा माइनस सदस्य है। तो ये सब के सब क्या है? सिंगलेट पार्टिकल्स है। इसी प्रकार से अपने डबलेट पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कायोन की अपन बात कर ले जिसमें K+ और K0 आता है। कैस्कोड या काई या जाई की मैं बात कर लूँ जिसमें काई -1 और काई 0 आता है। या इसके अतिरिक्त मैं न्यूक्लियन की बात करूं जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन केवल 2 ही सदस्य आते हैं, तो वो अपने डबलेट के अंतर्गत आते हैं। कणों की 2 अवधारणाएं आपने देख ली, 2 प्रकार के पार्टिकल्स हो गए। तीसरे प्रकार के पार्टिकल्स जिन्हें अपन ट्रिपलेट पार्टिकल बोलते हैं, त्रिक कण बोलते हैं। त्रिक कण के अंतर्गत जिनमें 3 प्रकार के सदस्य हों। 3 प्रकार के सदस्यों का मतलब हो गया जैसे पायोन आ गया। पायोन में 3 प्रकार के सदस्य कौन कौन से होते हैं? पाई प्लस, पाई माइनस और पाई 0। ठीक इसी प्रकार से जैसे अपन बात कर ले सिग्मा की, तो सिग्मा में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा 0। तो ये इन सभी पार्टिकल्स को समझाने के लिए, इन सभी को एक स्पष्ट करने के लिए अपन एक नई क्वांटम संख्या क्या की? परिभाषित की। सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, इन सभी को एकदम समझाने के लिए, इनकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, इनको अच्छे से स्पष्ट करने के लिए अपन ने क्या की? एक क्वांटम संख्या डिजाइन की, एक क्वांटम संख्या परिभाषित की और उसे ही अपन बोलते हैं आइसोस्पिन, संभारिक प्रचक्रण, और इसे अपन व्यक्त करते हैं आई से। इसको किससे व्यक्त करते हैं मेरे भाई? इसे आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखो एक बार आप मेरे ख्याल से लिख लो, फिर अपन और आगे समझे ताकि और बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। लिख लो, हेडिंग डाल लो संभारिक प्रचक्रण संरक्षण नियम। हेडिंग डाल लो जल्दी से और उसमें लिखो इस संरक्षण नियम के अनुसार, इस संरक्षण नियम के अनुसार
अभिक्रिया से पूर्व कुल संभारिक प्रचक्रण का मान। इस संरक्षण नियम के अनुसार अभिक्रिया से पूर्व कुल संभारिक प्रचक्रण का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल संभारिक प्रचक्रण के मान के तुल्य होता है। अभिक्रिया के पश्चात कुल संभारिक प्रचक्रण के मान के तुल्य होता है। ठीक है, और फिर नीचे हेडिंग डालो संभारिक, इसे आई से व्यक्त करते हैं, या फिर सॉरी नीचे हेडिंग डालो संभारिक प्रचक्रण। संभारिक प्रचक्रण को अपन आई से व्यक्त करते हैं। आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, फिर बाद में आप बोलोगे संभारिक प्रचक्रण संरक्षण नियम को आई से व्यक्त करते हैं। तो आप नीचे हेडिंग डाल दो संभारिक प्रचक्रण और उसमें लिखो फिर कणों की बहुक अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, कणों की बहुक अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एक क्वांटम संख्या परिभाषित की गई। एक क्वांटम संख्या परिभाषित की गई जिसे संभारिक प्रचक्रण आइसो स्पिन कहते हैं, जिसे संभारिक प्रचक्रण आइसो स्पिन कहते हैं, जिसे संभारिक प्रचक्रण या आइसो स्पिन कहते हैं, और इसे आई से व्यक्त करते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, अर्थात अपन लिख सकते हैं 2i + 1 इक्वल टू क्या होता है, m होता है। इसे अपन निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। अब अपन को वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसका निम्न सूत्र होता है 2i + 1 इक्वल टू m, और m यहाँ पे है मल्टीपल। ध्यान से सुनो, अब समझो, लिखने की बात गई, और मल्टीपल को अपन बोलते हैं बहुक, जो कि मैंने बताया ना कणों की बहुक अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। तो किस प्रकार से अवधारणा को अपन स्पष्ट करते हैं वो जानिएगा। कणों की बहुक अवधारणा को अपन इस इक्वेशन से स्पष्ट करते हैं। कैसे स्पष्ट करेंगे मेरे भाई? मैंने बोला अपने पार्टिकल को ये मल्टीपल सेलेक्ट करता है। अब देखो, जैसे अपन बात करें फॉर सिंगलेट पार्टिकल, अगर एकक कण के लिए अगर अपन बात करें तो एकक कण के लिए अपने इस मल्टीपल का वैल्यू 1 होगा। बात ही सिंगलेट की कर रहे हैं तो उसमें जो m का वैल्यू, मल्टीपल का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। मल्टीपल का वैल्यू अगर 1 होगा तो i का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, आइसो स्पिन का वैल्यू कितना आएगा? तो आप कहोगे भाई 0 आ जाएगा, भाई 0 आ जाएगा। तो सिंगलेट पार्टिकल के लिए अपने आइसो स्पिन का वैल्यू कितना होता है, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आइसो स्पिन का मैं रिजल्ट निकाल के लेके आ रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझ लेना, दोबारा से समझ लेना। सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए अपन देख रहे हैं, इनके आइसो स्पिन का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन ने क्या किया, एक संभारिक प्रचक्रण नाम की क्वांटम संख्या परिभाषित की, और उसका इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन के आधार पर अपन आइसो स्पिन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यही वो क्वांटम संख्या है जो अपन को बताएगी, इसकी अवधारणाओं को अपन को सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट इनके बारे में अपन को बताएगी। जैसे अपन बात करें फॉर डबलेट, अगर मैं बात करूं डबलेट पार्टिकल की, द्विक पार्टिकल की, किसकी बात करूं मेरे भाई, फॉर डबलेट या द्विक पार्टिकल की बात करूं तो द्विक पार्टिकल के लिए अपने मल्टीपल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। भाई 2 पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं तो मल्टीपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आइसो स्पिन के इस समीकरण में आप वैल्यू रखोगे तो 2 आएगी, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/2। यानी डबलेट पार्टिकल के लिए अपने आइसो स्पिन का मान कितना आता है, 1/2 आता है। अपने संभारिक प्रचक्रण का मान डबलेट पार्टिकल के लिए कितना आता है, 1/2 आता है। और इसी प्रकार से आप देख लोगे फॉर ट्रिपलेट, इसी प्रकार से अपन क्या देख लेंगे, ट्रिपलेट के लिए देख लेंगे m का वैल्यू 3 होने वाला है, और 2i + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। i का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब ट्रिपलेट पार्टिकल त्रिक कण के लिए अपने आइसो स्पिन संभारिक प्रचक्रण का मान 1 आ जाएगा।
संभारिक प्रचक्रण का मान क्या आ जाने वाला है, 1 आ जाने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आया है। ये रिजल्ट आपको बहुत आगे, आप जैसे आगे कंजर्वेशन लॉ पढ़ोगे या और कुछ जब भी चीज़ें आप पढ़ोगे तो ये रिजल्ट बहुत आपके कामयाब साबित होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए ये निकल करके आ गया। तो जल्दी से फटाक से आप इस इक्वेशन को लिख के और तीनों रिजल्ट्स को आप नोट डाउन कर ले। इक्वेशन को लिख के और तीनों रिजल्ट्स को आप नोट डाउन कर ले। फिर अपन जानते हैं कौन कौन से पार्टिकल्स के लिए रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है, एक बार जल्दी से आप नोट डाउन कर ले। ठीक है, जल्दी से भाई नोट डाउन करने में और समय मत लगाया करो। ठीक है, कर लिया होगा होपफुली। नोट डाउन में तो क्या ही टाइम लगेगा, कर लिया क्या? फिर देखो इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं और नोट डाउन कर लिया तो इसके नीचे एक नोट लगा के लिख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना उस चीज़ का। लिख लिया, अब नोट लगाओ, लिखो इसमें कण और प्रतिकण। कण नोट लगा के लिखो, कण और प्रतिकण के लिए संभाविक प्रचक्रण का मान समान होता है। कण और प्रतिकण के लिए आइसोस्पिन संभाविक प्रचक्रण का मान समान रहता है या समान होता है। क्या बोला मैंने नोट में, ध्यान से समझो। संभाविक प्रचक्रण का मान समान होने का मतलब क्या है, ये नोट क्या बोलना चाहता है, तो ध्यान से सुनो इस चीज को। अब देखो ये बोल रहा है कि कण, जैसे मान के चलिएगा ईटा नोट, मैं सिंगलेट पार्टिकल ले रहा हूं एक, सिंगलेट पार्टिकल के लिए अपना एक ईटा नोट आ रहा है। तो ईटा नोट के लिए आपको पता है सिंगलेट पार्टिकल के लिए अपने आइसोस्पिन की वैल्यू निकाली, वो कितनी आई थी, 0 आई थी। डबलेट पार्टिकल के लिए अभी अपने आइसोस्पिन की वैल्यू निकाली, वो कितनी आई, 1/2 आई। ट्रिपलेट पार्टिकल के लिए आइसोस्पिन की वैल्यू कितनी आई, तो आप बोलोगे सर 1 आई। तो सिंगलेट पार्टिकल के लिए आई का वैल्यू क्या आया, 0। तो मतलब ईटा नोट की बात कर लो, लैम्डा 0 की बात कर लो या फिर ओमेगा माइनस की बात कर लो, वैल्यू तो सेम आने वाली है क्योंकि अपन बात सिंगलेट पार्टिकल्स की कर रहे हैं। फिर मैंने नोट में क्या बताया, कण और प्रतिकण के लिए आइसोस्पिन का मान सेम रहता है। अब मेरे भाई मैं बोल रहा हूं ईटा नोट का बार, ईटा नोट का बार, तो क्या वैल्यू चेंज होगी, क्या नहीं, आई का वैल्यू 0 रहने वाला है। क्योंकि कण की बात कर लो या प्रतिकण की बात कर लो, आइसोस्पिन का मान सेम रहने वाला है। ठीक इसी प्रकार से मैं बात करूं डबलेट पार्टिकल ले लो। डबलेट पार्टिकल में आप क्या लोगे भाई, आप ले लो भाई K+ ले लो। कायोन अपना एक डबलेट पार्टिकल है, K0 अपना एक डबलेट पार्टिकल है। दोनों के लिए अपनी जो आइसोस्पिन का वैल्यू कितना आने वाला है, तो आप कहोगे सर 1/2 आने वाला है। डबलेट पार्टिकल के लिए आइसोस्पिन का मान 1/2 होता है। मैं बोल रहा हूं इनका मैं बार कर दूं तो K+ का K- और K0 का K0 के ऊपर बार लग जाएगा, तो इन दोनों का आइसोस्पिन का वैल्यू भी 1/2 आएगा, ना कि माइनस का 1/2। यानी आइसोस्पिन का वैल्यू पार्टिकल्स के लिए भी सेम रहने वाला है और एंटी पार्टिकल्स के लिए भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। आप बात कर लो भाई ट्रिपलेट पार्टिकल ले लो, कोई भी ट्रिपलेट पार्टिकल में ले लो π-, π+, π0, और इन तीनों के लिए आइसोस्पिन का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1 होगा। इन तीनों के लिए आइसोस्पिन का मान क्या होगा, 1 होगा। मैं बोल रहा हूं इनका आप क्या कर दो, प्रतिगण देखो तो π+ और π- का प्रतिगण तो आपस में ही प्रतिगण हो गए, उसका तो क्या ही एंटी पार्टिकल होगा। अरे भाई π+ का π- हो जाएगा, π- का π+ हो जाएगा, वापस के वापस मेरे को वही पार्टिकल प्राप्त हो गए, तो इससे मेरे को क्या ही ताल्लुक है। लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं, और π0 का क्या हो जाएगा, π0 के ऊपर बार लग जाएगा, तो इनका भी आइसोस्पिन का वैल्यू 1 ही आने वाला है। इनका आइसोस्पिन का वैल्यू भी क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। नोट होपफुली आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, अब अपन वो पार्टिकल्स देखते हैं जो कि सिंगलेट हैं, डबलेट हैं, ट्रिपलेट हैं, जिनके लिए आइसोस्पिन का वैल्यू 0, 1/2 और 1 आ रहा है। देखिएगा भाई जल्दी से, और अपना दिमाग के सभी घोड़ों को और अभी
रस्सी से जो बांधे रखे हैं वो खोल दीजिएगा और अब दिमाग के जितने भी घोड़े हैं सबको दौड़ाना है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, अभी अपन को वो सारणी अपने आंखों के सामने आनी चाहिए। अगर आपको वो सारणी आती है, वो पार्टिकल्स की सारणी जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन के आधार पर अपने बनाई थी, बहुत ही मजा आ जाने वाला है, दिल गार्डन हो जाने वाला है। जुड़े रहिएगा, सुनना। अब देखना, संभारिक प्रचक्रण संरक्षण नियम के अंतर्गत मैं फॉर सिंगलेट पार्टिकल के लिए देख रहा हूं। आइसो स्पिन का वैल्यू अपन देख रहे हैं और आइसो स्पिन का वैल्यू सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए देख रहे हैं। मेरे भाई दिमाग दौड़ाइएगा उस सारणी में सिंगलेट पार्टिकल्स जो कि केवल एक सदस्य थे, कौन कौन से हैं। एक बार अपने दिमाग के घोड़ों को खोल दीजिएगा, दौड़ाइएगा उनको और देखिएगा कौन कौन से पार्टिकल केवल एक सदस्य हैं। ऐसा पार्टिकल जिनका केवल एक सदस्य है तो आपके दिमाग के घोड़ों ने बिल्कुल आपको बोल दिया होगा, अभी बोल दिया मेरे ख्याल से कि भाई एक तो ईटा नोट है वो सिंगलेट पार्टिकल है, एक लैम्बडा नोट है वो सिंगलेट पार्टिकल है, और एक मेरे भाई ओमेगा माइनस है वो सिंगलेट पार्टिकल है। ये एक अकेले व्यक्ति हैं, सिंगल व्यक्ति हैं, केवल और केवल जनगणना के लिए पैदा हुए हैं। इसके अलावा इनका धरती पे कोई काम नहीं है, मतलब सिंगल है भाई, बिल्कुल सिंगल है, सादा जीवन, उच्च विचार वो वाले व्यक्ति हैं और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे व्यक्ति भी हो सकते हैं, अभी मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अभी अपना काम है सिंगलेट पार्टिकल्स, तो पूरी की पूरी पार्टिकल जो टेबल थी उसमें ये केवल 3 ही ऐसे पार्टिकल हैं जो सिंगलेट हैं। इसके अलावा कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जो सिंगलेट होगा। मान के चल रहे हो या फिर देखा है सारणी में? सर अपन ने देखा है, अपन ने पढ़ा है, अपन मानेंगे क्यों? अब मेरे को ये बताओ, बात मैं इनके बार की कर लूं, ओमेगा माइनस का बार क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस। बात इनके एंटी पार्टिकल की कर लूं, सबके लिए आई का वैल्यू क्या होने वाला है, तो आप कहोगे सिंगलेट पार्टिकल के लिए आई का वैल्यू 0 रहने वाला है। चाहे आप फिर पार्टिकल्स की बात कर लो या फिर एंटी पार्टिकल्स की बात कर लो, आई का वैल्यू तो भाई क्या रहेगा, 0 रहेगा। नोट में लिखा था सर सिंगलेट पार्टिकल के लिए अपन ने आइसो स्पिन का वैल्यू कैलकुलेट किया है, तो बिल्कुल इन सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए आई का वैल्यू क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अब बात करो आप डबलेट पार्टिकल की, फॉर डबलेट। अब आप डबलेट पार्टिकल्स की बात करोगे तो डबलेट पार्टिकल्स में कौन कौन से पार्टिकल आएंगे, तो आप कहोगे सर एक तो कायोन आ गया, K प्लस और K0 अपन जिसको बोलते हैं। एक सर अपना क्या आ जाएगा, न्यूक्लियन आ जाएगा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है सर। और एक तीसरा वाला क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर जाई या काई आ जाएगा, जिसे अपन कोस्केट बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कोस्केट बोलते हैं। काई या जाई इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, K माइनस और K0 का बार, इन दोनों के एंटी पार्टिकल्स क्या हैं, K माइनस और K0 का बार हैं। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल प्रोटॉन के ऊपर बार लगा दो, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल न्यूट्रॉन के ऊपर बार लगा दो। बात इनके एंटी पार्टिकल्स की करें तो काई या जाई का एंटी पार्टिकल +1 होगा और इस वाले का एंटी पार्टिकल 0 के ऊपर बार लगा के अपन परिभाषित कर देंगे। अब ध्यान से सुनना, इन सब का आइसो स्पिन क्या होने वाला है, तो कि सर 1/2 होने वाला है। इन सब का आइसो स्पिन क्या होने वाला है, 1/2 रहने वाला है। ये अपन ने डबलेट पार्टिकल्स के लिए आइसो स्पिन का क्या किया, वैल्यू को कैलकुलेट किया था और उसके आधार पर अपन देख रहे हैं सबके लिए आइसो स्पिन का वैल्यू क्या होने वाला है, 1/2 होने वाला है। सबके लिए आइसो स्पिन का वैल्यू क्या रहने वाला है, 1/2 रहने वाला है। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे फॉर ट्रिपलेट पार्टिकल्स की। फॉर ट्रिपलेट पार्टिकल्स की अपन बात करेंगे और उसमें अपन बात करेंगे ट्रिपलेट पार्टिकल्स में एक आ जाएगा पायोन, एक आ जाएगा अपना सिग्मा, तो सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा 0, ये इसके अंतर्गत आएंगे। इनके भाई आप एंटी पार्टिकल्स की बात करो तो मेरे भाई सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस, ये दोनों क्या इनके एंटी पार्टिकल्स आप कैलकुलेट कर सकते हो? सर क्या ही मतलब निकलेगा, वापस ये की वे ही वैल्यू अपन को प्राप्त होगी। जैसे सिग्मा प्लस का एंटी पार्टिकल देखोगे सिग्मा माइनस प्राप्त हो गया, सिग्मा माइनस का आप एंटी पार्टिकल देखोगे सिग्मा प्लस प्राप्त हो गया। क्या वापस ये दोनों ही प्राप्त हो गए? तो इनका एंटी पार्टिकल तो क्या होता है, वापस यही पार्टिकल प्राप्त होते हैं, तो उनको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से आपके पाई प्लस और पाई माइनस के एंटी पार्टिकल भी प्राप्त होंगे, इसी प्रकार से प्राप्त होंगे। तो मैं केवल और केवल सिग्मा 0 का बार लिख दूँ और यहाँ पे केवल और केवल पाई 0 का बार लिख दूँ,
ठीक है, अपन को बिना फालतू में लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो के वो पार्टिकल अपन को आपस में वापस प्राप्त होने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो आई का वैल्यू 1 हो जाएगा ट्रिपलेट पार्टिकल के लिए, तो आई का वैल्यू अपन ने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ये अपने ट्रिपलेट पार्टिकल के लिए आइसो स्पिन का वैल्यू आ गया। सभी के सभी अपन ने ट्रिपलेट पार्टिकल्स देख लिए, तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक ही मिनट में आप इसे नोट डाउन कर लो भाई, जल्दी से फटाक से बिना किसी देरी के, और नोट डाउन कर लो। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्त। समय अभी हमें इससे ज़्यादा मोहलत नहीं देगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फिजिक्स को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करने में, और यूं ही अपनी मेहनत को बरकरार रखिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।